ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, चिट्ठी बम के 19 दिन बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की चिट्ठी हमारे पास है, हमने आपको दिखाई है, वो देखिए। उनके विभाग, जी हां, उनके गृह मंत्रालय के विभाग महाराष्ट्र में के नाक के नीचे 100 करोड़ की वसूली के गंभीर आरोप, और वो भी सिर्फ मुंबई में लगे। पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा था देशमुख जी, कोई नहीं बोला, लेकिन आज बंबई हाईकोर्ट का हथौड़ा चल गया है और देशमुख की कुर्सी। और अब मैं बता दूं आपको, कसेगा सीबीआई का शिकंजा, क्योंकि यह बात सिर्फ 1 या 2 लोगों की नहीं, बात यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में चल क्या रहा था। और इसी बीच 5 के प्रहार पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। उनका इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंच चुका है। अनिल देशमुख का इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। शरद पवार के साथ बैठक के बाद उन्होंने सौंप दिया था। और इस समय मुझे बताया जा रहा है कोश्यारी जी, जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनके पास पहुंच गया है उनका इस्तीफा। उनकी चिट्ठी मुख्यमंत्री ने आगे भेज दी है। हमारे साथ हमारे साथी हैं, सृष्टि है हमारे साथ, सृष्टि पांडे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। सृष्टि, निधि के पास भी मैं जाऊंगा। सृष्टि, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय कि ये अलीशा भी हमारे साथ। मैं सबसे पहले अलीशा के पास जा रहा हूं। अलीशा, ये बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने गवर्नर हाउस को सौंप दिया है। तो अनिल देशमुख तो गए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, कि जिसे कहते हैं कि अगर 4 पाए पे खड़ी है तो वो चारों पाए अब हिलने लगे हैं। अलीशा, देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या, जहां तक हमने देखा कि खुद अनिल देशमुख ने ट्वीट करके अपने राजीनामा को लेकर जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने वो खुद ट्वीट करके बताया था और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री को दी थी। लेकिन इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन खुद नवाब मलिक ने दिए थे, नवाब मलिक ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो मीटिंग 30 मिनट की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें शरद पवार, अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, साथ ही अनिल देशमुख इन मीटिंग पर मौजूद थे। और इसी मीटिंग के दौरान खुद अनिल देशमुख ने इस्तीफा को लेकर बात किया था और वही इस्तीफा जो है वो खुद शरद पवार ने मान्य किया। और यही मैसेज जो है वो खुद उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके तक भी पहुंचाई गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खुद जो इस्तीफा जो है, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी, वही अब राज्यपाल के पास पहुंची है। देखिए, एक प्रोसीजर है जहां पर एक मंत्री और खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और अगर उस इस्तीफा में देखा जाए, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मॉरल ग्राउंड को देखते हुए, क्योंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहा है और कहीं ना कहीं जो परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए इस आरोप को लेकर, जहां ये कहा है कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है और स्टेट पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर बायस्ड हो सकता है, जिसके बाद ही सीबीआई को 15 दिन की इंक्वायरी के लिए कहा है। 15 दिन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। इसके बाद अगर सीबीआई को लगता है कि इस पर कॉग्निजेंस लेने चाहिए तो वो इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वही पूछताछ अनिल देशमुख के साथ जरूर होती। इसीलिए अनिल देशमुख जो कि शरद पवार के पहले घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा का जो है प्रस्ताव शरद पवार के सामने रखा। शरद पवार ने इस पर मान्य किया और मान्य करने के बाद ही खुद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। और अब जो रेजिग्नेशन दी गई है, वो रेजिग्नेशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई। और उसके बाद जो प्रोसीजर देखे जाते हैं, जो प्रोटोकॉल देखे जाते हैं, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वही राजीनामा। बिल्कुल अलीशा, वापस आऊंगा आपके पास। सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, इस समय आप, सृष्टि पांडे, निधि वासंदानी, पूरी टीम हमारे साथ। सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, जैसा कि अभी अलीशा बता रही थी, प्रोसेस है, लेकिन अनिल देशमुख के मंत्रालय 19 दिन हो गए वो चिट्ठी बम को। लेकिन अनिल देशमुख, आज शरद पवार के साथ बैठक हुई, उसके बाद जैसे ही सीबीआई का ये ऑर्डर आया कोर्ट का कि सीबीआई जांच हो, शरद पवार समझ गए कि अब तो करना पड़ेगा। लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर गाज गिरी है। लेकिन उन्होंने, उनके कार्यकाल में जितने भी निर्णय लिए गए हैं, उन सब की जांच हो सकती है। सृष्टि पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्या, सवाल बार बार ये उठाया गया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया। जो इस्तीफा लिखा है उसमें लिखा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जा रहा है, क्योंकि अब सीबीआई की जांच होगी और उसमें सहयोग करने के लिए ये इस्तीफा दिया जा रहा है, क्योंकि पद पर बने रहना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहती रही, और आज भी रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े व्यंग्यात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि जो नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये नैतिकता तब कहा थी जब ये पूरे केस की शुरुआत हुई थी, जब इंटीलिया मामला सामने आया, एक एपीआई का नाम सामने आया, परमवीर सिंह का नाम सामने आया। आप कनेक्शन देखिए, जब एपीआई सचिन इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता
गुप्तता देखी जाती है तो नाम आता है परमवीर सिंह का, कमिश्नर का नाम आने के बाद नाम आता है गृह मंत्री का, अनिल देशमुख का। तो एक व्यक्ति यानी कि सचिन वाजे जब इस पूरे के पूरे कांड में सामने आए, उसके बाद धीरे धीरे करके कड़ियां खुलने लगी। बीजेपी कहती है कि अभी सिर्फ 3 कड़ियां। बिल्कुल सृष्टि में जा रहा हूं निधि वासंदानी के पास। निधि, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, आम महाराष्ट्र की जनता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने विकास के लिए, हर एक प्रदेश की जनता अपने फायदे के लिए, अपने प्रदेश के फायदे के लिए एक सरकार को चुनती है। लेकिन हो क्या रहा था महाराष्ट्र में ये अब सबके सामने है। निधि वासंदानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या। मैं इस वक्त मौजूद हूं शरद पवार की रेसिडेंस सिल्वर ओक्स एस्टेट के बाहर। निधि, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। देवेंद्र जी, नमस्कार। भारत की जनता, पूरे देश की जनता सिर्फ यह समझना चाह रही है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप रहे हैं उस प्रदेश में आज की तारीख में चल क्या रहा है। गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं सब कुछ ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए, ये जिस प्रकार की परिस्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, ऐसा मानता हूँ बहुत ही ये हमारा सबका दुर्दैव है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इस प्रकार की ये सारी परिस्थिति है। एक प्रकार का सिंडिकेट राज महाराष्ट्र में चलाया गया है। पुलिस का उपयोग एक अपनी प्राइवेट पुलिस के रूप से किया गया है, जैसे मानो किसी तानाशाह के देश में जिस प्रकार से वो पुलिस का उपयोग करता है और लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, उस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। जिस पुलिस की छवि पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस के रूप में थी, उस छवि को पूरी तरीके से धूमिल किया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट और उसके साथ एक्सटॉर्शन का रैकेट, फिक्सिंग का रैकेट, ऐसे कई रैकेट एक साथ यहाँ पर चलाए गए हैं, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत छवि खराब हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात और आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए। वाजे को अरेस्ट किया गया, परमवीर सिंह का पत्र गया, रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट गया, वाजे के इंट्रोगेशन में इतने सारी चीजें खुली। ये सारी चीजों पर हमारे मुख्यमंत्री जी मौन है, एक शब्द उन्होंने इसके ऊपर नहीं कहा है। उनका आखिरी इंटरव्यू ये सत्र समाप्ति के बाद जो ऑफिशियल प्रेस होती है उसमें केवल उन्होंने कहा था कि वाजे कोई लादेन नहीं है और एक प्रकार से वाजे का बचाव किया था। उसके बाद से लेकर आज तक केवल वो मौन है और उनका मौन एक प्रकार से या तो इसको आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन या इसका देवेंद्र बचाव फडणवीस जी, करने वाला है। मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप भी रहे हैं, आपने भी प्रदेश और देश की राजनीति की है, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आप मुझे ये बताइए ना, किसी भी प्रदेश की जनता, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जवाबदेह थे महाराष्ट्र की जनता को। देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आपके कार्यकाल में अगर कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही, आखिरी जवाबदेही आपकी होती है। देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र की जनता को यह झेलना पड़ रहा है, उनको विकास नहीं मिल रहा है, कोविड की मार है, और यहां पर गृह मंत्री रिजाइन कर देता है क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम और इतने संगीन इल्जाम है। देवेंद्र फडणवीस जी, ये अनिल देशमुख का पूरा इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है अब। फडणवीस जी, ये बिल्कुल 100% उनका इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है और मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वही स्टेट के प्रमुख होते हैं, हर चीज की जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। कोई मुख्यमंत्री पल्ला नहीं झाड़ सकते। उनके नाक के नीचे इस प्रकार की परिस्थितियां तैयार हो और वो उसकी तरफ ध्यान भी न दे। मैं ऐसा मानता हूं कि अनिल देशमुख जी का तो इन्वेस्टिगेशन होगा, पर केवल अनिल देशमुख ये अकेले हैंडलर नहीं है वाजे के कई हैंडलर्स इस सरकार में मौजूद है और उन सभी के चेहरे से नकाब धीरे धीरे हटेगा, पर्दे खुलेंगे और ये सारे के सारे हैंडलर्स निश्चित रूप से जनता के सामने बेनकाब होंगे। ये मेरा दावा है। आपका दावा है देवेंद्र फडणवीस जी। आपने विधानसभा में भी कहा था, आपने कहा था अगर हिम्मत है तो मेरी सीडीआर निकालो, याद है? आपने मराठी में बोला था, लेकिन पूरे देश ने और हिंदी में भी समझ आ रहा था लोगों को कि आप क्या कह रहे हैं। तो आपको इस बात का अंदेशा था देवेंद्र फडणवीस जी कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, और ये ट्रांसफर होने से पहले की बात है, आपने विधानसभा में कहा था ये कि अगर हिम्मत है तो मेरी सीडीआर निकालो, मैं नहीं डरता।
डरने की क्या बात है? तो ये गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा था? जेलेटिन स्टिक्स मतलब टेरर एक्टिविटी में महाराष्ट्र पुलिस का एक अफसर लिप्त है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री 19 दिन बाद बस इस्तीफा देके बच जाएंगे। जो कुछ हुआ क्या उससे बच जाएगा सब कुछ? बिल्कुल नहीं बचेंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक सिंडिकेट राज चल रहा था। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को तंग किया गया, जिस प्रकार से टीआरपी स्कैम को दूसरे स्कैम में परिवर्तित किया गया और उसके रियल कल्प्रिट्स को पीछे रखने का काम इस सरकार के आशीर्वाद से किया गया, जिस प्रकार से कंगना रनौत को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से सेलिब्रिटीज को बुला बुलाकर एक्सटॉर्ट किया गया, जिस प्रकार से बार वालों को बुलाकर उनसे पैसे मांगे गए, जिस प्रकार से सट्टा वालों को खुली छूट दी गई, ये सारी चीजें एक सिंडिकेट राज जो यहाँ पर चले, वो सारी चीजें बिल्कुल सामने आती है कि किस प्रकार का राज यहाँ चल रहा है और इसलिए इसमें से कोई बचेगा नहीं। मुझे बिल्कुल ये लगता है क्योंकि मेरे पास लगातार ये इंफॉर्मेशन आती थी जी। पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो महाराष्ट्र पुलिस की गरिमामयी प्रतिमा को बिल्कुल है। खंडित नहीं होने देना चाहते थे और इसलिए सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती थी, उस इंफॉर्मेशन को मैं रखता था और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही निकली और इसलिए मैं आगे भी आपको कहता हूं कि यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल ये बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जी 5 के प्रहार पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब ये थे देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे यहां रुकेगा नहीं, आगे तक जाएगा। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। इससे पहले मैं अपने पैनल के पास जाऊं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं अनिल देशमुख। तो क्या महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं वो? और अगर महाराष्ट्र में है तो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सवालों का जवाब दें। बात करें, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं यहां रुकेगा नहीं, कहां जा रहे हैं? अनिल देशमुख जी पूर्व गृह मंत्री कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मैं सीधा जा रहा हूं निधि वासंदानी के पास। हमारी साथी है निधि वासंदानी। निधि वासंदानी, आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना और अब ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। निधि आपने सुना अनिल देशमुख एयरपोर्ट गए, दिल्ली आ रहे हैं कि महाराष्ट्र से जा रहे हैं कि भारत के बाहर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। निधि वासंदानी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अनिल देशमुख यहाँ शरद पवार के घर मिलने आएंगे, एनसीपी प्रमुख के घर मिलने आएंगे, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अनिल देशमुख या नागपुर जा सकते हैं या दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात करने आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है वो नागपुर चले जाएं अपने आवास में जहां पर उनका घर है, और या तो फिर वो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से मिलने आ सकते हैं। देखिए, एनसीपी में हड़कंप इसलिए मचा हुआ क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी कोटे से हैं और जो अगला गृह मंत्री होगा महाराष्ट्र का वो भी दिलीप वत्स पाटिल जो कि एनसीपी से हैं। उन अटकलें हैं कि वो हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अतिरिक्त प्रभार गृह मंत्रालय का संभालें। लेकिन बहुत हड़कंप मचा हुआ है ऐश्वर्या, बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, एक तरफ सीएम आवास तो दूसरी तरफ खलबली एनसीपी में भी मची हुई है। शरद पवार के घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कुछ देर पहले जब बैठक हुई उसके बाद अनिल देशमुख ने खुद अपना इस्तीफा, उनको बोला कि मैं इस्तीफा देता हूं, और तब जाकर उनकी स्वीकृति मिली और अनिल देशमुख ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा अनाउंस किया। तो आज बिल्कुल निधि, मैं जा रहा हूं सीधा अलीशा के पास। अलीशा, आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना। अलीशा, आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना, वो कह रहे हैं यहां पे रुकेगा नहीं, लेकिन बीजेपी का अपना एक अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका अपना एक अलग टारगेट है, वो सरकार बनाना चाहते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी और वो भी जानते हैं कि वो एक मौका ढूंढ रहे थे। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं बीजेपी को, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को तो विकास चाहिए। अलीशा, ये हो रहा है कोविड के दौरान, आप लोग वहां पे मौजूद हैं, कोविड के दौरान हालत इतनी खराब है, नाइट लॉकडाउन लगाना और प्रदेश के गृह मंत्री से रेजिग्नेशन लेना पड़ गया, इतना ज्यादा संवेदनशील है मसला। अलीशा,
देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र जहां पर कोविड-19 से काफ़ी बुरी हालत पे चल रहा है, हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 47 से ज़्यादा 47,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए और खासतौर पर मुंबई में 11,000 से ज़्यादा केसेस है। लेकिन पॉलिटिकली डेवलपमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र कोविड जैसे सिचुएशन पर गुजर रहे हैं, वहीं पर अब खुद CBI इंक्वायरी जो है वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के ऊपर ही होने जा रहे थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब खुद गृह मंत्री जो कि अब मुंबई में भी ना ठहरते हुए दिखाई दे रहे, जैसे कि निधि बता रही थी कि वो ऑलरेडी निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं पर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो नागपुर जाएंगे या फिर दिल्ली। यानी इस समय सिचुएशन पर जहां पर कोविड-19 का सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, लेकिन उस समय जो है मिनिस्टर्स अपने कुर्सियां बचाने के लिए, खास तौर पर मीडिया से बचने के लिए सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बीजेपी ने जिस तरीके से बताया, और खुद देवेंद्र फडणवीस ने जहाँ पर आपसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी लोग जो है इस पर सच्चाई जो है लोगों के सामने आएगी, आम जनता के सामने आएगी और पता चलेगा कि इन सारी चीज़ को लेकर, यानी वाजे गेट को लेकर जो सच्चाई और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन सभी का नाम सामने होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऐश्वर्या अब इम्पोर्टेंट ये भी होगा, जहाँ तक बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जो ऑर्डर दी गई है, इस ऑर्डर में जहाँ 15 दिन का CBI इंक्वायरी की जाएगी, वो CBI इंक्वायरी अब खास तौर पर परमबीर सिंह के सृष्टि निधि, वापस आऊंगा आपके पास, मैं अपने पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ पूरा पैनल है 5 के प्रहार पर। जी हां, मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ सरदार RP सिंह है, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मेरे साथ श्वेता शालिनी है, मेरे साथ ममता काले जी हैं, चांदनी शाह हैं, एडवोकेट है। मेरे साथ वही रत्नाकर त्रिपाठी हैं, द एवर स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखता हूं आज मुस्कुराते हैं कि नहीं। संजय द्विवेदी जी हैं, सुजाता पॉल है मेरे साथ। मेरे साथ ये सभी लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सरदार साहब आपके पास आ रहा हूं। सरदार साहब और रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले जी आ रहा हूं। आज आप टक्कर दे रही हैं रत्नाकर त्रिपाठी को, लेकिन सरदार साहब और रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी आपने सुना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं यहां तक रुकेगा नहीं। कोविड के दौरान रिजाइन करना पड़ा है। शरद पवार के साथ बैठक में अनिल देशमुख के ऊपर सारे सवालिया निशान लगे हुए इस समय। त्रिपाठी जी, जब CBI इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया, हाँ ऐश्वर्या जी, जब CBI इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट बॉम्बे ने, मुंबई ने आदेश कर दिया, तो निश्चित तौर पर नैतिकता का तकाजा यह है कि अनिल देशमुख को रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर मेरी मानिएगा तो मैं ये कहूंगा ये देर आए दुरुस्त आए, अनिल देशमुख को पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। आप मानेंगे ना? बीजेपी आप मानते हैं ना? नैतिकता की, तो बीजेपी नैतिकता का पाठ अनिल देशमुख पे लागू होगी। नहीं, सुन पूरी बात सुन। नहीं, नैतिकता सिर्फ अनिल देशमुख जी पे लागू होगी, उद्धव ठाकरे जी पे नहीं लागू होगी क्या? अरे मुझे बोल तो लेने दीजिए सरदार जी। नैतिकता का सवाल सिर्फ अनिल देशमुख जी के लिए है। नैतिकता आपकी कहाँ गई थी जब 2016 तो आपने नैतिकता की बात कही, तो मैं तो आपकी नैतिकता की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे सर, सत्ता चलती है, सत्ता चलती है लोकतंत्र के साथ और लोकराज के साथ। अरे वहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं है, लोकराज भी नहीं है। ये बोलने तो दीजिए। ना लोकतंत्र पे विश्वास है ना लोकराज पे। लोकतंत्र की हत्या कर सरकार बनाई और लोकराज को आपने अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया, खाई में डाल दिया। अब ऐश्वर्या जी या तो ये बोल रहे हैं या मैं बोलिए ना जनाब, बोलिए ना, सबके पास आऊंगा, बोलिए। त्रिपाठी जी बोलिए। तो मैं आप दोनों को मैं वो बजर ले आऊंगा। देखिए आप जितने वरिष्ठ हैं, लेकिन सरदार साहब भी और आप भी, लेकिन मैं आप दोनों के लिए वो ला रहा हूं बजर। 60 सेकंड आप बोलिए त्रिपाठी जी, कोई नहीं बोलेगा त्रिपाठी जी, सिर्फ आप बोलेंगे। लाइए बजर लाइए 60 सेकंड, बोलिए त्रिपाठी जी। नैतिकता बीजेपी के खाते में नहीं है। 2016 में नवंबर में महेश शाह नाम के व्यक्ति ने गुजरात में इनकम डिस्क्लोजर जो किया, उसमें 13,860 करोड़ रुपया बताया और उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इन्हीं के पुराने चीफ मिनिस्टर सुरेश मेहता ने कहा कि ये आदमी नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, और इसमें अमित शाह जी की इन्वॉल्वमेंट है। महेश शाह जी गायब हो गए, लेकिन वो 13,860 करोड़ का ना मोदी जी ने किया। अरे अभी मुंबई की बात करो, मुंबई की बात करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनिल देशमुख से कहा था कि आप पैसा लीजिए। अनिल देशमुख एक इंडिविजुअल आदमी है, आप इस बात को जान लीजिए। परमबीर सिंह ने कहा गए, एक आदमी ने यह भी कहा बाद में कि परमबीर सिंह हर महीने 2 लाख रुपया लेते थे।
आरपी सिंह का मौका है। अब आरपी सिंह जी बोलेंगे, आरपी सिंह जी बोलेंगे। अब सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, सबके पास आ रहा हूं। हाँ, अनिल देशमुख एक इंडिविजुअल आदमी है, सरकार के अनिल देशमुख इंडिविजुअल आदमी है। क्या बड़ी बात कह दी उन्होंने। सरकार में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रियों की, और मुख्यमंत्री की भी उसमें हिस्सेदारी होती है। तो आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि अनिल देशमुख इंडिविजुअल आदमी है। मुझे तो बताओ, वो नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे जी कब इस्तीफा देंगे? उनको कब शर्म आएगी? जब अगला कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जब अनिल देशमुख बोलेंगे कि हाँ, इस 100 करोड़ में से कुछ आगे भी जाता था, कहीं और भी जाता था। अभी तो खुलासे बहुत होने हैं, ये शुरुआत है। ये अनिल देशमुख का मामला कुल 100 करोड़ का, एक मुंबई का आया है, पूरे महाराष्ट्र का कितना होगा पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। ये तो आपने ऐसी जगह छेड़ लिया जहां पर आपको अगले कई महीने तक खुलासे होते रहेंगे। जैसे उसके वादे के खुलासे हो रहे ना, नित नए खुलासे हो रहे हैं। 8 गाड़ियां पकड़ी गई वादे के पास से, नोट गिनती के ममता काले सुजाता पॉल, पूर्ति करता था। ममता काले सुजाता पॉल। सरदार साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ठीक किया, अभी नहीं पहले कर देना चाहिए था। वो महाराष्ट्र की जनता के बारे में आप लोग सोच नहीं रहे। श्वेता शालिनी जी आ रहा हूं, चांदनी शाह आ रहा हूं, मैं पहले जा रहा हूं ममता काले जी के पास और सुजाता पॉल। ममता काले, सुजाता पॉल। ममता काले जी बोलिए। सुजाता जी एक एक करके बोलिए। ममता काले। धन्यवाद ऐश्वर्या। कबीरदास जी के इस दोहे से शुरुआत करूंगी कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिस हृदय में सांच है ते हृदय हरि आप। आज बहुत बड़ी सच्चाई की विजय मुझे तो ऐसे लग रहा है। अब आप देखिए, ये पूर्व वाली जो झड़ी है ना ऐश्वर्या, वो लगने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। पूर्व सीपी, पूर्व एपीआई, पूर्व गृह मंत्री, डोंट बी सरप्राइज, कुछ दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सरकार हो जाएगी। ये जो महाविनाश और वसूली अघाड़ी सरकार है ना, इसका जो कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम है वो हम सबके सामने निकल करके आ गया है। वसूली गैंग, यहाँ से तुम चोरो पैसे, वहां से हम, जनता को नोचो खसोटो, अपनी जेबें भरो, 100 करोड़ लो और इधर उधर बांटते फिरो। ये था इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, वो लोग हैं अनिल देशमुख जी, और मैं बोलूंगी आज इस बात को ऐश्वर्या, जब एसएसआर की मौत हुई थी 15 मिनट में आत्महत्या बोल दिया, दिशा की फाइल्स गायब हो गई, कंगना का घर तोड़ दिया गया, और अब ऑल एक सच्चे राष्ट्रभक्त पत्रकार को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से झूठे केस को खोला गया, और उसके बाद पूरे के पूरे एक मीडिया हाउस को बंद करने की झूठी साजिश रची गई, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार और अभिमान इनके दिल में और इनके दिमाग में चला गया था। लेकिन ईश्वर के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। सच्चाई निकलती है और पाप का घड़ा फूटता है, और आज फूट गया। तो मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है। अब ऊंट जो है पूरी तरीके से ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया। ऐश्वर्या, सुजाता पॉल, श्वेता शालिनी, सुजाता पॉल जी, अहंकार या अभिमान शब्दों का चयन तो ये कर रही है। सुजाता पॉल जी, आप मुझे बताइए। सुजाता पॉल जी, सवाल तो सुन लीजिए। सुजाता पॉल जी, अनिल देशमुख ने रिजाइन किया, आज किया, क्या ये पहले नहीं कर सकते थे? क्या हर चीज दबाव में होगी? क्या डेमोक्रेसी में हर चीज दबाव में होगी? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है? क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके ऊपर कितने संगीन इल्जाम है? मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता के किसी के बारे में मत सोचिए। आप छोड़ दीजिए बीजेपी क्या पॉलिटिकल गेम कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, एनसीपी क्या कर रही है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसका एयरपोर्ट पे क्या मीटिंग हो रही है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचिए। श्वेता शालिनी जवाब देंगी, लेकिन पहले सुजाता पॉल जी आप बताइए। सुजाता पॉल जी आप बताइए। सुजाता पॉल, श्वेता शालिनी। श्वेता, देखिए, जब भी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो नैतिकता के आधार पर अपनी जगह से हट जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखें तो अभी उसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया कि इन्हें हटना चाहिए, लेकिन ये स्वयं हटे, तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। अभी जो बातें करी जा रही है इस अलायंस के बारे में कि ये अनहोली अलायंस है, जेपी नड्डा जी ने कहा, अभी आरपी सिंह जी ने भी कुछ ऐसी बात कही, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जो गठबंधन किया था वो तो शिवसेना के साथ किया था। जब ये सरकार बना रहे थे एनसीपी के साथ, तब क्या हो रहा था? जनता के बारे में सोचना आवश्यक है। देवेंद्र फडणवीस जी की एक बात पर जरूर टिप्पणी करना चाहती हूँ। वो कह रहे थे कि सारी इंफॉर्मेशन जो है मुझ तक पहुंच रही थी पुलिस के द्वारा। तो मुझे बताइए कि जब वे सरकार में नहीं है तो पुलिस जो है श्वेता शालिनी जवाब दे रही थी। श्वेता शालिनी जवाब दे रही है। श्वेता शालिनी जी जवाब दीजिए। श्वेता शालिनी जवाब दे रही है। श्वेता जी जवाब दीजिए। श्वेता शालिनी जी जवाब दीजिए। सिवाय आपसे
हर उस प्रश्न का उत्तर दिया सिवाय आपके प्रश्न के। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। देखिए 10 से 12 दिन हो गए और अभी तक उनको अनिल देशमुख जी को नैतिकता नहीं याद आई थी। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि ये 12 दिन में उन्होंने क्या किया? क्या अपना सीडीआर और बाकी सीसीटीवी तरीके के सबूत मिटाए, या अब तक उनको नैतिकता का अर्थ नहीं पता था? अब अचानक से क्यों नैतिकता जाग गई है? देखिए चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये तो रत्नाकर जी ने भी कह दिया था, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पालघर साधु को भी कहा था कि भाई हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। आज जनता ने सीबीआई का नाम नहीं लिया है, ये उच्च न्यायालय है जिसने कहा है कि अब सीबीआई आएगी और बैठे हुए मंत्री की जांच। बिल्कुल चांदनी शाह के लिए अंग्रेजी में कहते हैं। श्वेता शालिनी जी रोक रहा हूं आपको। सुजाता पॉल जी वापस आऊंगा। चांदनी शाह जाएगा नहीं, आ रहा हूं आपके पास। मैं जा रहा हूं सीधा अपनी साथी सृष्टि पांडे के पास। वो इस समय शरद पवार जी के घर के बाहर खड़ी है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है। सृष्टि पांडे बताइए मेरे को, क्या एक और बैठक बुला ली गई है? सृष्टि पांडे मैं आ रहा हूं वापस आपके पास, आ रहा हूं वापस। चांदनी वापस आ रहा हूं। सृष्टि एनआईए दफ्तर के बाहर है इस समय। सृष्टि जी बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए खबर जिस तरीके से मिल रही है शरद पवार के घर के बाहर, हालांकि हमारी सहयोगी निधि वहां पर मौजूद है, लगातार वो हमें अपडेट दे रही है कि किस तरीके से वहां हलचल मची पड़ी है। और जैसा अभी निधि ने हमें अपडेट दिया था कि देशमुख निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से वो कहां रवाना हो रहे हैं हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन शरद पवार के घर पर लगातार मीटिंगों का दौर पहले भी जारी था और वहीं पर ये मीटिंग करके फैसला किया गया और नवाब मलिक ने आके सामने से आके इस बात का जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐश्वर्य, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जनता क्या चाहती है, एक तरफ रखिए आप भाजपा को जो लगातार मान लीजिए राजनीति कर रही है, उनका अपना एक अलग एजेंडा है, अलग मोटिव है, लेकिन जनता एक सरकार क्यों चाहती है और खास तौर पर वर्दीधारियों को जनता क्या चाहती है, किस तरीके से देखती है, ये बड़ा सवाल है। वर्दीधारी इसलिए होते हैं ताकि वो जनता की रक्षा कर पाए, चोर उचक्के गुंडे मवाली वसूलियों से जनता को बचा पाए। लेकिन सबसे विपरीत विडंबना हमने देखी है महाराष्ट्र में। ये वो फोर्स है जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाता था कि अगर किसी फोर्स को देखकर सीखना है तो आप महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स कर देखिए जो कितने प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। लेकिन बेहद बिल्कुल सृष्टि, लेकिन हो क्या रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। मैं वापस आ रहा हूं पैनल के पास। चांदनी शाह, और ये बात असलियत है। चांदनी शाह, ये आप समझिए महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई पुलिस फोर्स को स्कॉटलैंड यार्ड, दुनिया भर की पता नहीं एनवाईपीडी किस किस से तुलना की जाती थी चांदनी, और आज ये हो गया है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का पुलिस अफसर एक बहुत बड़े आदमी के घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स टेरर एक्टिविटी में संलिप्त पाया गया है। द्विवेदी जी आ रहा हूं आपके पास भी। चांदनी शाह, ऐश्वर्या, एक बात है कि जो भी हो रहा है बहुत टाइम से ये चीज चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ अ सिटी हैज द पावर्स टू रीइंस्टेट अ कॉप, और वो भी एक ऐसे पुलिस अफसर को की निमणूक की जाती है जिनके ऊपर ऑलरेडी कस्टोडियल डेथ का केस चल रहा है, उनको उसी के ऊपर सस्पेंड किया जाता है। और कोविड के अंदर पुलिस ऑफिसर्स की कमी की वजह से उस अफसर को फिर से रीइंस्टेट किया जाता है। फिर उनको जितने भी बड़े बड़े केसेस है, हाई प्रोफाइल केसेस है, सिर्फ वो सौंपे जाते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देती है कि जितने भी, और ये सारी चीजें ना तो सिर्फ एक कमिश्नर के हाथ में हो सकती है, ना तो सिर्फ एक एपीआई के हाथ में हो सकती है। ये बिना गवर्नमेंट के जाने या बिना ऑफिशियल्स के जाने, अथॉरिटीज के जाने, ये सारी चीजों का गवर्नमेंट के जाने का क्या मतलब हुआ? मैडम, आपको भी पता है कि अभी तक यही चल रहा था कि मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मेरी पीठ खुजाते रहिए, तब तक हमें चलता है तब तक। और अगर आप ये बोल रही है कि नेता के आधार के ऊपर, सरदार साहब पता था क्या? सरदार आरपी सिंह के पास जा रहा हूं मैं सीधा, मैं इससे निकल के सरदार आरपी सिंह के पास जा रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सरदार आरपी सिंह। सरदार साहब पता था क्या? सरदार साहब पता था क्या? ये कह रहे हैं अब जो सरकार में है वो विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं कि पता था पहले क्यों नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा मुझे वो कह रहा है सरदार साहब। नहीं, ये सबको जानकारी है, पब्लिक डोमेन में है, उनके सीडीआर पब्लिक डोमेन में है, उनके पुलिस अफसरों के तहकीकात पब्लिक डोमेन में है। आंखें बंद कर बैठे हैं सर, उससे की सरकार चलानी है, महाराष्ट्र की जनता को लूट कर सरकार चलानी है, महाराष्ट्र की जनता से गुराई कर सरकार चलानी है।
और हमने ये तो अभी एक मामला कहीं निकलेंगे, अभी ये तो अभी एक निकला है, अभी ऐसे कई निकलेंगे लूट के मामले। और एक और, उद्धव ठाकरे कोई धृतराष्ट्र नहीं है जिन्होंने पट्टी बांध रखी है। आंखें खोलिए, पूरे होशो हवास से सब कुछ समझते और देखते हैं वो ऐसा नहीं कि लोग पट्टी बांध रखी है। तो इसलिए उनको सब पता है, सब जानकारियां हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनका खुद का कमिश्नर, अरे सुजाता राव उनका कमिश्नर लिख रहा है, उनको कमिश्नर लिख रहा है मिस्टर सिंह, उनको कमिश्नर लिख रहा है। कोई छोटा कोई ऐसा कोई ये नहीं कि सुजाता राव लिख रही है, उनका कमिश्नर लिख रहा है। जब उनका कमिश्नर लिख रहा है तो उसके बाद कैसे आंखें बंद रहेगी उनकी? अरे कमिश्नर उनका था, लेकिन काम आपके लिए कर रहा था। अरे वो पुलिस कमिश्नर तो पूरी देवेंद्र फडणवीस जी को जा रही थी, वो खुद अभी बोल के गए हैं। भूल गए आप? कल तक तो परमवीर सिंह आपका सबसे ज्यादा चहेता था। कल तक तो वो वाजे को कहते थे कि ये उसामा बिन लादेन है, ये कहते थे आप लोग। कल तक तो आपका सबसे खास था वो जब तक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अभियान चलाता रहा, जब तक अर्नब गोस्वामी को खिलाफ मुकदमे दर्ज करता रहा, तब तक तो आपका कहता था, जब तक वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नए नए प्रकार के मुकदमे आजाद करता था, जब वाजे आकर अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी करता था, तब तक वो आपका खास था। वो आज वो भाजपा का हो गया। देखिए ममता काले जी, ममता काले के पास जा रहा हूं। ममता काले सुजाता जी दूसरों को भी सुन लीजिए ना। ममता काले, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि हमारे ब्रेकिंग की ड्राइव ऊपर। ममता काले जी देख रही हैं आप, देख रहे हैं ना हो क्या रहा है? सरकार विपक्ष पर, महाराष्ट्र में सरकार विपक्ष पर सरकार उठा रही है। बिल्कुल ममता काले, बताइए जी। देखिए ना ऐश्वर्या, मतलब कितनी उल्टी गंगा ये लोग बहा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, मतलब जो कुछ अभी तक महाराष्ट्र में होता रहा है वो सब विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो सरकार में ये तीन तिकड़ी झोल चपाटे की सरकार बैठी हुई क्यों थी? जिस सरकार को मैंडेट भी नहीं दिया था महाराष्ट्र की जनता ने, आप लोगों ने झूठ बोल करके वहां पर सरकार बना दी। काय के लिए? हत्याएं करवाने के लिए, आतंकी हमले करवाने के लिए, एक सच्चे सरकार को खत्म कराने के लिए, आपने लोगों को मरवाने के लिए वहां पर सरकार बनाई। और सुनिए सुजाता राव जी, एक करके प्लीज, ज्यादा कोविड के केसेस आपके सुजाता पाल, और सुनिए ना, कोविड का गलत इस्तेमाल किया सरकार ने। एक कोविड के नाम पर बहाली कराई एपीआई की सचिन वाजे की, जो एक कुख्यात अपराधी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ममता काले सुजाता पॉल जी जरा देखिए ब्रेकिंग न्यूज। अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस समय दिल्ली आ रहे हैं वो 5:45 6 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे वो। 4:15 का उनका बोर्डिंग टाइम बताया जा रहा है। अनिल देशमुख पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। तो जो हमारी साथी निधि वासंदानी अगर जुड़ी हुई है हमारे साथ, मैं सीधा उनके पास जा रहा हूं। निधि, आपने बताया था कि सूत्रों के हवाले से निधि खबर है, या वो दिल्ली आ सकते हैं या वो नागपुर जा रहे हैं। निधि, दिल्ली आ रहे हैं वो, निधि वासंदानी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शाम 5 बजे की उनकी फ्लाइट थी और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, अनिल देशमुख को सब लोग ढूंढ रहे थे कि वो पहले वर्षा बंगलो सीएम आवास में मिलने जाने वाले थे उद्धव ठाकरे से, वो नहीं गए। शरद पवार के यहाँ आने वाले थे, वो नहीं गए। अब दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। आप खलबली समझ सकते हैं ऐश्वर्या, एनसीपी नेताओं में जो खलबली हड़कंप मचा हुआ है कि अचानक से अनिल देशमुख ने कुर्सी छोड़ी है अपनी, और उनकी जगह भी अब देखना होगा कि कौन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अनिल देशमुख दिल्ली क्यों आए, किससे मिलने आए? अटकलें ये भी है कि प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात कर सकते हैं अनिल देशमुख। पहले ये था कि वो अपने आवास नागपुर जा सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया और अब वो दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। यानी 5:45 बजे उनकी फ्लाइट वहां पर लैंड होगी और वो हमें 6 बजे, हो सकता है कि मीडिया के सामने वो 6 बजे आकर कुछ बोले, अगर उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाए। लेकिन अनिल देशमुख दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल निधि, और मैं वापस आ रहा हूं ममता काले के पास। ममता काले, दिल्ली आ रहे हैं अब अनिल देशमुख। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनिल देशमुख, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनिल देशमुख। सृष्टि पांडे के पास मैं जा रहा हूं। अलीशा है हमारे पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक और, दिल्ली आ रहे हैं वो, दिल्ली आ रहे हैं वो और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सृष्टि पांडे के पास जा रहा हूं मैं इस समय। सृष्टि, तो पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली आ रहे हैं वो। ब्रेकिंग न्यूज हमारी साथी अलीशा के थ्रू आई है। सृष्टि पांडे।
बिल्कुल ऐश्वर्या, आलिशा के थ्रू ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि अभी तक अटकलें थी कि कहां जाएंगे अनिल देशमुख, लेकिन अब ये बात साफ हो गई कि वो दिल्ली जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने जब अपनी टिप्पणी की थी तो उन्होंने साफ मेंशन किया था कि ये मामला असाधारण है, ये मामला साधारण नहीं है, इसीलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस। बिल्कुल सृष्टि के साथ हमारा ऑडियो लिंक थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वापस आएंगे। हम पैनल के पास आ रहा हूं। ममता काले सुन रही हैं आप? ममता काले के पास आ रहा हूं मैं। ममता काले से बात कर रहा था। चांदनी शाह, ममता काले, श्वेता शालिनी जी का ऑडियो आ रहा है। श्वेता शालिनी जी, ममता काले जी। श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो गृह मंत्री बोल रहे हैं भाई मैंने कुछ गलती नहीं की। दो बार पूछ चुकी हैं, शायद उन्हें पता नहीं है कि सरकार कैसे चलती है। ऑपोजिशन लीडर, विरोधी पक्ष नेता एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। ईमानदार जो इस बात से नाराज पर दाग लग रहे हैं होते हैं। रत्नाकर जी ने पहले ही बोल दिया है कि ये अकेला आदमी था, इंडिविजुअल था। अब जब बाकी के बार ओनर, बाकी के रेस्टोरेंट ओनर बाहर आएंगे और चिट्ठी पर्ची में लिख के देंगे कि मुझसे कितने पैसे मांगे गए और मैंने वो पैसे कहाँ पहुँचाए, सब आगे की बातें खुलेंगी। आरती जी कह रहे हैं अभी बहुत खुलासे बाकी हैं। अंदर धोखे से बने हुए हैं, सरकार ही धोखे से बनी हुई है और मात्र जनता को धोखा देने ही बैठी है। ऐसे मुख्यमंत्री को अब चुप्पी छोड़नी चाहिए, क्योंकि जनता उनकी तरफ मुंह ताक रही है। उनमें भी कुछ नैतिकता बाकी है या नहीं है? नैतिकता तुम्हारे आपके अंदर नहीं है। किसने कह दिया बताइए मुझको, किसने कह दिया अभी कि वो उनके बाद आरोप सिद्ध हो गए? अभी जांच करने की तरफ बात हुई और नैतिकता कौन सा था? अभी भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये आप सबको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अनिल देशमुख। सरदार साहब आखिरी 10 सेकंड समय कम है। मेरी साथी सुचरिता लेके आएंगी शो, इसके बाद नॉर्मली हम टॉस करते हैं। आज समय कम है, इंपॉर्टेंट है। सरदार साहब बोलिए। सरदार साहब आखिरी 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, 1 सेकंड दे दीजिए। सरदार साहब बीजेपी के नेता हैं, बोलिए। ये जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे। त्रिपाठी जी, हाँ, सच खुल चुका है, हकीकत सामने आ चुकी है। ये 100 करोड़ का मामला नहीं, इससे कई हजार करोड़ का मामला है जो अलग अलग जगहों से आते होंगे। त्रिपाठी जी 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी खत्म कर रहा हूं, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे भी इनको ऐसे ही कॉल मिलने वाला है। ऐश्वर्या जी, काम आतुरम भयम न लज्जा। हाँ, सत्ता के लिए कामुक हुई बीजेपी अनैतिकता में आकंठ डूबी हुई है। अरे अनिल देशमुख को समझाइए, अरे अनिल देशमुख को समझाइए। समय कम है मेरे पास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी साथी सुचरिता ब्रेक के बाद लेके आ रही है महाभारत। कई मत जाएगा, लेकिन अनिल देशमुख दिल्ली आ रहे हैं। पूरा हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उनको सबसे पहले दिल्ली में वो कौन से वकील के पास जाते हैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज हम लेके आएंगे। कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद सुचरिता आ रही है।